नमस्कार दोस्तों। तो भाई पीछे वाली वीडियो कैसी लगी? इससे पहले जो कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ाए हैं कैसे लगे? कुछ ही लोगों का कमेंट आया है। पूरी कोशिश करी थी भाई वीडियो सही बनाने की। लगभग कांग्रेस के सभी अधिवेशन हो चुके हैं, जो रह रहे हैं वो आज हम समाप्त कर देंगे। तो वह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो अगर अच्छी लग रही है। और भाई मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि वीडियो को देखने में आपकी जो MB है वो ज़्यादा खर्च हो रही है, तो उसके लिए मैंने आज एक एप्लीकेशन ली है ताकि मैं कम MB में अपनी वीडियो अपलोड करूं और आप कम MB में देख सको। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि भाई कम MB में ही आप देख पाओ। तो भाई अब जो मैं बताने जा रहा हूँ स्पेशल NTPC एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो मैं बताने जा रहा हूँ, कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे हैं हमारे पहले से ही। आज कांग्रेस को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। कांग्रेस को समाप्त करके हम जल्दी बंगाल का विभाजन लेकर आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, सब ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पढ़ना है हमें ठीक से पढ़ना है। भाई इससे पहले मैंने आपको कांग्रेस के अधिवेशन बताए हैं। इससे पहले कांग्रेस के जो अधिवेशन बताए हैं वो कहाँ तक बताए हैं, वो मैंने बताया आपको 1929 तक। 1929 तक मैंने आपको कांग्रेस के अधिवेशन बताए हैं कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी इसकी, और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर। तो अब आगे जो अधिवेशन है उन पे बात कर लेते हैं जो जरूरी है। ठीक है, बड़े धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही पढ़ लें फिर जो है समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल स्लो करके हम पढ़ते रहेंगे। तो इसके बाद 1930 की बात करें तो 1930 में भाई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक है, 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। बता देंगे इसका भी कारण। इसका कारण ये था कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चलाने के कारण कांग्रेस के अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चलाने के कारण कांग्रेस के अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए, इसलिए कांग्रेस ने भाई आंदोलन नहीं किया, वो अधिवेशन नहीं करा 1930 में। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कराची में, क्योंकि उस समय कराची लाहौर भारत के ही पास थे। पाकिस्तान तो 1947 में बना है, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब भारत का विभाजन हुआ था। कराची लाहौर उस समय सब भारत के पास ही थे, सिंध बलूचिस्तान। तो 1931 में कहाँ पे हो गया? कराची में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष थे इसके वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता करी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बन जाते हैं 1931 के कराची अधिवेशन के। ठीक है भाई, मैं जल्दी आपको UNO पर एक क्लास दूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अधीन जितने भी विश्व के राजनीतिक संगठन हैं, जितने भी संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जरूरी होने वाले हैं NTPC के लिए। और भाई करंट में विशेष ध्यान रखें, मुझे कमेंट करके बताएं। करंट में भी बहुत कुछ बचा हुआ है, मैं करंट इसकी वजह से आपको अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। करंट में खेलकूद पुरस्कार दिवस और डेली करंट अफेयर, बहुत सारी चीजें हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि करंट की वीडियो अपलोड करूं क्या। ठीक है, बता देना।
तो भाई 1931 में कराची में अधिवेशन होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन में क्या हुआ, मतलब इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी, इसमें मुख्य विशेष क्या था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति मिली थी। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता पूछा जाए, गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली। गांधी इरविन समझौते को 1931 के कराची अधिवेशन में स्वीकृति मिली थी। 1931 का कराची अधिवेशन, जो कि जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसमें गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया था। गांधी इरविन समझौता क्या था, बाकी तो चर्चा हम कर लेंगे, पर बता देते हैं फिर भी साथ में थोड़ा सा। जब सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने 1930 में, तो भाई महात्मा गांधी कर लिए गए गिरफ्तार। महात्मा गांधी जब गिरफ्तार कर लिए, तो जो महात्मा गांधी के अनुयायी थे, चाहने वाले थे महात्मा गांधी के, पूरा देश ही चाहता था महात्मा गांधी को, तो उन्होंने आंदोलन करे, सड़कों पर उतरे, जनता में हाहाकार मच गया कि महात्मा गांधी की रिहाई, महात्मा गांधी की रिहाई की मांग करने लगा सारा भारत कि भाई महात्मा गांधी को रिहा करा जाए कैसे भी, कि वो ऐसे व्यक्ति थे जो जहाँ जाते थे वहीं छा जाते थे। ठीक है, पूरा देश उनका सम्मान करता था। तो जब ज़्यादा ही कुछ देश में उनकी रिहाई की मांग होने लगी, चारों तरफ ब्रिटिश सरकार का विरोध होने लगा, और जब विरोध कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, तो उस समय भारत के वायसराय आए थे 1931 में, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। ठीक है, इससे पहले लॉर्ड वेलिंगटन शायद भारत के वायसराय थे, इनसे पहले, कंफर्म नहीं है। तो लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय आते हैं 1931 में बनकर, नए वायसराय बनकर आए। तो भैया लॉर्ड इरविन ने आकर देखा कि भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा भड़क रहा है। पूछा भाई कारण क्या है, गुस्सा क्यों भड़क रहा है। तो पता चला उन्हें कि कोई महात्मा गांधी जी हैं, वो आंदोलन चलाने के कारण जेल में हैं और उनकी रिहाई की ये सब जनता मांग कर रही है, इसीलिए आंदोलन भड़क रहा है। तो इरविन के आने से पहले जितने भी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था 1930 में, और इसी कारण 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाया था। ठीक है, जो महत्वपूर्ण नेता थे भारत के उस समय, वो सब गिरफ्तार हो गए। तो जो इरविन थे, उन्होंने कहा कि यदि भाई महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाए तो ये आंदोलन, असंतोष जो भी चल रहा है देश में, शांति हो जाएगी, तो क्यों ना हम इनको रिहा कर देते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया, कुछ समझौते हुए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी को जिस समझौते के तहत रिहा किया गया था, उसी का नाम था गांधी इरविन समझौता। गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था मार्च 1931 में। उस समझौते के तहत महात्मा गांधी को जेल से छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, और उस समझौते के बाद जो समझौता हुआ था मार्च में, जो समझौता हुआ था 1931 में, उसी समझौते को लेकर जब कराची में अधिवेशन हुआ 1931 में, तो उस समझौते को स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने। ठीक है, जो गांधी इरविन समझौता था उसे स्वीकार किया गया, और स्वीकार होने के बाद महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। ठीक है भाई, चलो महात्मा गांधी रिहा हो गए 1931 में। अब आता है इससे बाद का अधिवेशन 1933 का। 1933 में अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कलकत्ता में अधिवेशन होता है, अध्यक्ष बनती है इसकी नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता इसकी अध्यक्ष बनती हैं। इनकी विशेषता क्या है, ये भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। इसमें लिखोगे भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी ये, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। ठीक है, ये भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। मैंने आपको बताया कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताओ। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो भाई भारतीय महिला अध्यक्ष सबको पता है, श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, अब ये एक नया सवाल आ गया,
कांग्रेस की प्रथम भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष, यानी कि जिनका जन्म भारत में हुआ था, रहती विदेश में थी। भारतीय मूल का अर्थ होता है जो जन्मे तो भारत में हो लेकिन किसी दूसरे देश में चले जाएं, ठीक है। तो भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। इस अधिवेशन में क्या हुआ? इस अधिवेशन में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। ये सब समझ में आएंगे। हरिजन सेवक संघ क्या था, बस आप रेगुलर क्लास करते रहिए। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। दूसरा, इस अधिवेशन में हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन हुआ था इस अधिवेशन में। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन, कोई बात नहीं, हो गया भाई। मैं आपको बता दूं हरिजन पत्रिका ये सेवक क्या है। तो भाई हुआ क्या, आपको शॉर्ट में बताएंगे। जब महात्मा गांधी गांधी इरविन समझौते के तहत रिहा कर दिए गए थे जेल से, तो नए वायसराय आते हैं लॉर्ड इरविन के बाद। मुझे कंफर्म याद नहीं है कि उनका नाम क्या था, चलो बता देंगे, विलिंगटन थे शायद। तो नए वायसराय आते हैं लॉर्ड इरविन के बाद। उन्होंने आते ही कांग्रेस पे आरोप लगा दिया कि कांग्रेस भारत में किसानों को करने देने के लिए उकसा रही है, और उन्होंने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी ने जो नए वायसराय थे उनसे मुलाकात करनी चाहिए कि भाई आपने क्यों गिरफ्तार किया है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, इन सबको गिरफ्तार कर लिया। तो महात्मा गांधी ने उनसे पूछा भाई क्यों गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं महात्मा गांधी से कोई भी भेंट मिलना नहीं चाहूंगा। वायसराय ने महात्मा गांधी से मुलाकात करने से मना कर दी। महात्मा गांधी से मना कर दी तो महात्मा गांधी ने फिर से अपना आंदोलन छेड़ दिया, वही सवर्ण आंदोलन। पहले तो उन्होंने 32 में वापस ले लिया था और वो फिर चला दिया, ठीक है। गांधी भी समझौते के तहत 31 में वापस ले लिया और 32 में उन्होंने फिर चला दिया आंदोलन। और जब फिर चला दिया तो महात्मा गांधी जी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। और जब महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए तो महात्मा गांधी उस समय पुणे की यरवदा जेल में थे। जबकि घटना मैं बता रहा हूँ ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो हुआ भाई ये, इसी समय ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो जब 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस से दूर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति वालों से कहते थे कि कांग्रेस जो है ये ऊंची जाति वालों की संस्था है, ठीक है, ये उच्च जाति उच्च वर्गों लोगों की संस्था है, तुम्हारा इसमें कोई स्थान नहीं है। ऐसा अनुसूचित जाति वाले लोगों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि आप इसमें शामिल मत हो, ये कुछ ऊंचे वर्गों की संस्था है, और यदि तुम्हें कुछ करना है तो अपना अलग करो। जैसे ऊंची जाति वाले लोग भारत को आजाद करने के लिए कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं, यानी कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं भारत को आजाद करने के लिए कांग्रेस वाले, जिसमें ऊंची जाति के लोग हैं, इसी प्रकार तुम भी अपने अधिकारों के लिए, जो हमारे हित हैं, अपने हितों के लिए कुछ आंदोलन चलाओ। और कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ जा रही है, आप अंग्रेजों के खिलाफ मत जाओ, अंग्रेजों के साथ रहकर उनके प्रति भक्ति रखकर आंदोलन चलाओ, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जब तक अंग्रेज है ना भारत में तभी तक तुम्हारे अधिकार सुरक्षित हैं। एससी वालों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि तुम्हारे अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो अंग्रेज भारत में है, और अंग्रेज भारत से चले गए तो तुम्हारे अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अंग्रेजों के समय में कर लो जो भी तुम्हें करना है। तो जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसमें भाग लेने पहुंचे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसमें कहा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे उस समय, उनसे कहा कि हमारे लिए पृथक निर्वाचक मंडल दे दो अनुसूचित जातियों के लिए। भाई मैं इन पे बाद में चर्चा करूंगा, थोड़ा फिर टाइम खराब हो जाएगा, फिर भी थोड़ा बताना पड़ रहा है। तो पृथक निर्वाचक मंडल क्या है ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है, अभी समय लग जाएगा।
तो पृथक निर्वाचक मंडल दे दो अनुसूचित जातियों के लिए। अब ब्रिटिश सरकार बड़ी चालाक थी। ब्रिटिश सरकार बस चाहती थी कैसे ही भारत में जातिवाद फैलाया जाए और जातिवाद को फैलाकर कांग्रेस को कमजोर करा जाए, हिंदुओं में आपस में फूट डाल दी जाए, ठीक है, हिंदुओं को कमजोर कर दिया जाए। तो ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार कर लिया, पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया। अब इस बात की पता महात्मा गांधी को लग गई जो कि यरवदा जेल में थे। महात्मा गांधी को जब पता चला कि ब्रिटिश सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया है, तो महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए। 20 सितंबर 1932 है शायद, अनुमान मुझे पक्का कंफर्म ये होना चाहिए, 20 सितंबर 1932 है या 33 है, ठीक है भाई, ऐसा है जब कॉम्पिटिशन हो जाते हैं पढ़े हुए तो ईस्वी थोड़ी भूल ही जाते हैं, बता देंगे जब गोलमेज सम्मेलन पढ़ाएंगे। अभी तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ कि पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया तो अनशन पर बैठ गए। 6 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। 26 सितंबर हो गया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा कि जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पृथक निर्वाचक मंडल को वापस नहीं लेते हैं ना, तब तक मैं ना तो कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। तो भाई जितने भी नेता थे उस समय उन्होंने सबने, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, सबने कोशिश करी कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाए, और महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई तो भारत में हाहाकार मच जाएगा, भारत में जन आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई फैसला कराओ, इनका समझौता कराओ अम्बेडकर का और महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर का 26 सितंबर को पूना में एक समझौता हुआ। 26 सितंबर 1932 है शायद, जिसे बोलते हैं पूना समझौता। यरवदा जेल में, जो यरवदा जेल थी पुणे की, उसमें एक समझौता हुआ जिसे बोलते हैं पूना समझौता, पूना पैक्ट भी बोलते हैं। तो इस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने कहा अंबेडकर जी से कि आप पृथक निर्वाचक मंडल को वापस ले लिए, जो आपने एससी वालों के लिए है, अनुसूचित वालों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार किया है, आप उसे वापस ले लीजिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई मैं पृथक निर्वाचक मंडल को, अंबेडकर जी ने कहा कि मैं पृथक निर्वाचक मंडल को तो वापस ले लूंगा, लेकिन क्या आप अनुसूचित वालों के हित के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे? क्या आप एससी वालों के जो मांगे हैं उनको उठाएंगे? क्या आप उनका जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे? जो जातिवाद है भारत में, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो उनका शोषण कर रहे हैं, क्या आप उसके प्रति कुछ कहेंगे? तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई मेरा ये तुमसे वचन है या मेरा ये वादा है कि मैं अब के बाद हरिजन, उनको अनुसूचित जातियों के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए आंदोलन करूंगा, उनकी अधिकारों के लिए मैं ब्रिटिश सरकार से मांग करूंगा, उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे भारत में, ऐसा करके उन्हें मतलब कह दिया। और महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में ही 1932 में जो अनुसूचित जाति वाले थे उनको हरिजन नाम दिया। अब महात्मा गांधी रिहा हो जाते हैं। फिर रिहा होने के बाद जब 33 में अधिवेशन हुआ तो महात्मा गांधी द्वारा इस अधिवेशन में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि मैं उनके उद्धार के लिए विशाल आंदोलन चलाऊंगा। जैसे ही वो जेल से रिहा हुए तो वो जगह जगह अनुसूचित जाति वालों के लिए, उनके उद्धार के, उनकी समस्या क्या है, जगह जगह भारत की यात्रा की थी, पूरे भारत में घूमे थे महात्मा गांधी जेल से रिहा होने के बाद कि भाई अनुसूचित जाति वालों की समस्या क्या है, ठीक है। उनको हरिजन नाम दिया था महात्मा गांधी ने और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। दोनों 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में ये सब, कलकत्ता के मंच से ये सब शुरू किए थे। तो भाई कहानी बहुत रोचक है, यदि आप इनको सुनोगे तो हिस्ट्री पढ़ने में कुछ अलग ही मजा आएगा, ठीक है। तो हम सीमित ज्ञान तक ही चलते हैं। 36 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है भाई लखनऊ में। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं लखनऊ अधिवेशन की, ठीक है। इस अधिवेशन में एक बात पूछी जाती है बस, पंडित नेहरू ने इसमें एक नारा दिया था। पंडित नेहरू ने एक नारा दिया, क्या नारा दिया? कि हाँ मैं समाजवादी हूं, हाँ मैं समाजवादी हूं, कि मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है, और मेरा लक्ष्य
मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। ये किसने कहा? ये कहा था पंडित नेहरू ने। किस अधिवेशन के दौरान? 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। उसमें कहा कि मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। सवाल पूछा जाए कि इस अधिवेशन की घटना है 1936 के लखनऊ अधिवेशन की, कोई बात नहीं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक और बात कही थी। इसमें पंडित नेहरू जी ने एक और बात कही कि समाजवाद ही केवल भारत की समस्या का समाधान है। समाजवाद का अर्थ होता है सबका साथ सबका विकास, भारत की जनता को सबको साथ लेकर चलना, ना कोई गरीब ना कोई अमीर ना कोई उच्च जाति का ना कोई नीच जाति का, सबका एक साथ विकास को समाजवाद कहते हैं। और पंडित नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन के दौरान नारा दिया, मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। और ये भी बताया जब कांग्रेस के मंच पर खड़े होकर अध्यक्ष के रूप में भाषण देते हुए कहा कि भारत की समस्या का केवल एक ही समाधान है, समाजवाद। समाजवाद ही भारत की समस्या का समाधान है। समाजवाद से ही बेरोजगारी और गरीबी को दूर किया जा सकता है। ये पंडित नेहरू ने इस अधिवेशन के दौरान बात कही थी। चलो 36 का अधिवेशन हो गया। 37 में अधिवेशन जो होता है वो होता है बंगाल के फैजपुर गांव में। बंगाल के फैजपुर में ये पूछा जाता है भाई कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन किसी गांव में हुआ। कांग्रेस का एकमात्र 1937 का ऐसा अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ। बंगाल में गांव था फैजपुर, फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो किसी गांव में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता भी भाई पंडित नेहरू ने करी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ? ये बंगाल में हुआ था। ऊपर वाले की भी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने करी थी, इसकी भी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने करी थी। एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 1938 में होता है हरिपुरा में। हरिपुरा बोले तो भाई गुजरात। हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है। हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1938 में और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। अब ये सवाल कह सकते हैं कि ये जो अधिवेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा देता हूं मैं इस पे, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ये पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो भाई 1938 का अधिवेशन था, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बस इतना याद रखना है, कोई विशेष घटना इस अधिवेशन की नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है 1939। 1939 का अधिवेशन होता है मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। मध्य प्रदेश में और जो हुआ था उस जगह का नाम था त्रिपुरी। मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में यह अधिवेशन हुआ। इसमें पहली बार, पहले इसकी विशेषता लिख लो, इसमें पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान किस अधिवेशन में हुआ था? पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान, अध्यक्ष पद के लिए जो मतदान हुआ वो किस अधिवेशन में हुआ? तो अध्यक्ष पद के लिए जो मतदान हुआ वो हुआ था 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। मतलब मत लिया गया कांग्रेस के जो सदस्य थे उनसे कि कौन अध्यक्ष बनना चाहिए। मतदान हुआ, ठीक है, वोट डाले और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस विजय हो गए और सुभाष चंद्र बोस 1939 के अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए। लेकिन किसी बात से असंतुष्ट होकर, किसी बात को लेकर इनका मतभेद हो गया, जिसके कुछ घंटों बाद इन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पद दे दिया और त्याग पद देकर इन्होंने ये कांग्रेस से अलग हो गए और इन्हें कांग्रेस से अलग होकर अलग संस्था की स्थापना करी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी?
सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। कांग्रेस में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया इनमें और असंतुष्ट थे उस बात से, जिसलिए इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, अध्यक्ष पद से त्याग पद दे दिया और इन्होंने अपनी अलग संस्था स्थापित कर दी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। ठीक है, आप ऐसे नोट करते जाइए बहुत बढ़िया तरीके से। आगे इसके बाद 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? महाराष्ट्र के रामगढ़ में होता है। महाराष्ट्र के रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1940 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। ये बनते हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब यहां से क्या जरूरी है, इससे पहले मैंने बताया आपको अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, जो कि 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। अब यहां से सवाल आता है, कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? वो रहे थे अबुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ 1940 के बाद 1941 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, 1942 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, 1943 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, 1944 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ और 1945 में भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। यानी कि 40 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो 41, 42, 43, 44 और 45 इन सभी वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि 40 के बाद कांग्रेस का 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 45 नहीं, 46 तक, और 46 में जाकर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। हम 46 के बारे में बात करते हैं। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है मेरठ, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन होता है मेरठ में 1946 में, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी इसके अध्यक्ष चुने गए। मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। अब सवाल क्या आता है, 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? कभी कभी बनता है सवाल, कभी कभी, कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर अधिवेशन हुए थे? ये स्पेशल उत्तर प्रदेश में आता है सवाल। तो भाई, एक तो इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुए थे, ठीक है, लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन हुए, और आपके मेरठ में कांग्रेस के अधिवेशन हुए, ठीक है, और कानपुर में कांग्रेस के अधिवेशन हुए। तो ऐसी लगभग मेरे अनुमान से 4 जगह हैं जहां पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। चलो, ये सवाल कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। आपका कोई भी यूपी लेवल का कोई भी एग्जाम है, उसमें सवाल बन सकता है 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ, उत्तर प्रदेश में। अध्यक्ष कौन चुने गए? जेवी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, जो 1940 में अधिवेशन हुआ। एक सवाल यहां से आता है, स्वतंत्रता के समय, जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम बताओ। तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी, ठीक है, जेवी कृपलानी बन गए। और स्वतंत्रता के समय, ये स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने लगभग नवंबर या सितंबर, ऐसा कुछ है, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। जेवी कृपलानी ने दे दिया त्यागपत्र, नवंबर या सितंबर के आसपास त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए।
राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने त्याग पद दे दिया था जेबी कृपलानी ने, और फिर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद 1947 में पूछे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि स्वतंत्रता के समय पूछे तो जेबी कृपलानी, लेकिन स्वतंत्रता के ठीक बाद त्याग पद दे दिया जेबी कृपलानी, फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। ओके, चलो 48 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जयपुर में, जयपुर राजस्थान। अध्यक्ष चुने जाते हैं भाई पट्टाभी सीतार मैया, ये हो गए अध्यक्ष। पट्टाभी सीतार मैया 1948 में जो जयपुर में अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष बने। यहां से सवाल आता है, स्वतंत्रता के ठीक बाद कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? स्वतंत्रता के ठीक बाद कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ? 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन चुने गए? पट्टाभी सीतार मैया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ? जयपुर में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का अधिवेशन स्वतंत्रता के बाद कहां हुआ? जयपुर में। स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी, स्वतंत्रता के बाद जेबी कृपलानी ने जो है त्याग पद दे दिया, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। इसके बाद जब 1948 में जयपुर में हुआ, इसमें जो अध्यक्ष चुने गए उनका नाम था पट्टाभी सीतार मैया। ठीक है, तो भाई ये लगभग 49 तक अध्यक्ष रहते हैं पट्टाभी सीतार मैया। 1948 से 1949 तक लगभग ये अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस का 1950 में अधिवेशन होता है नासिक में अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1950 में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। 1950 में नासिक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसमें ये अध्यक्ष चुने गए। तो 1950 में कांग्रेस का अधिवेशन नासिक में, जिसके अध्यक्ष चुने गए पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन थे। इनके अलावा आपको कोई भी अधिवेशन याद नहीं रखना है। अब कुछ और बात कांग्रेस से जुड़ी हुई 2-4 बात और देख लेते हैं। ठीक है, जो कांग्रेस से जुड़ी हुई बात है उनको देख लेते हैं। ये सारे अधिवेशन हो गए हैं, इनके बाद आपको कोई भी अधिवेशन याद नहीं रखना। सवाल आता है, कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन कहां पर हुए? सबसे अधिक कांग्रेस के अधिवेशन कहां पर हुए? सबसे अधिक कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे कलकत्ता में। कलकत्ता में कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन हुए थे, लगभग 10 बार। ठीक है, बंबई 7 बार, मद्रास 7 बार। ठीक है, बंबई मद्रास में 7 बार हुए, और कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे वो 10 बार हुए थे। सबसे अधिक अधिवेशन कांग्रेस के कलकत्ता में हुए थे। सबसे अधिक बार अध्यक्ष जो रहे थे, सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष जो रहे थे वो कौन थे? वो दादा भाई नौरोजी सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। मुझे कंफर्म नहीं कितनी बार रहे। ठीक है, सबसे अधिक बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये भी आपको नोट कर देना है। इसके बाद 1998 से ये कांग्रेस कौन सी है पता? जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है ना भाजपा के खिलाफ, वही है ये कांग्रेस। ठीक है, वही वाली कांग्रेस है जो हम पढ़ रहे हैं, आज भी है कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस, आज की जो कांग्रेस है वही कांग्रेस थी उस समय। 1998 में से लेकर 2018 तक जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी वो थी सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष। 1998 से 2018 तक। 2018 से अब तक, 2018 से अब तक जो अध्यक्ष है वो है राहुल गांधी हैं वर्तमान में। ठीक है, ये राहुल गांधी इसके वर्तमान में
कह सकते हैं अध्यक्ष है कांग्रेस के राहुल गांधी वर्तमान में। ठीक है, इसके बाद अब कांग्रेस के बारे में 2-3 पॉइंट और हैं, 2-3 पॉइंट और हैं कांग्रेस के बारे में, फिर कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जल्दी हम फिर बंगाल विभाजन पर क्लास लेकर आएंगे, लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन क्यों करा था। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, अनुमान लिख लिया होगा। तो भाई कांग्रेस के बारे में जो भी महापुरुषों ने कांग्रेस के बारे में अपना मत दिया या विचार दिया, उस पर हम बात करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। पूछा जाता है कथन पूछे जाते हैं, कथन किसका है, तो आप लिखोगे कांग्रेस के बारे में कथन, कांग्रेस के बारे में कथन, कांग्रेस के बारे में कथन। सबसे पहले लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस कुछ सूक्ष्मदर्शी, कांग्रेस कुछ सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक वर्गों की प्रवक्ता है। कांग्रेस कुछ सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक वर्गों की प्रवक्ता है। यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी कहाँ, सूक्ष्मदर्शी गलत लिख गया, सूक्ष्म है। कांग्रेस कुछ सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्गों की प्रवक्ता है, यानी कि इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस को पूरी भारत की जनता का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, उसे कुछ छोटे, कांग्रेस कुछ सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्गों की प्रवक्ता है। दर्शी नहीं है, थोड़ा गलत लिख गया था, मैं थोड़ा साइंस की बात कर दी यहाँ पे। तो किसने कहा, ये कथन लिखाएगा कांग्रेस के बारे में, यह कथन किसका था, कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्गों की प्रवक्ता है, ये लॉर्ड डफरिन का था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, इसके बाद लाला लाजपत राय ने भी कांग्रेस के बारे में कुछ कहा था। लाला लाजपत राय, इन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा कांग्रेस डफरिन जो गवर्नर थे के दिमाग की उपज है, डफरिन के दिमाग की उपज है। इन्होंने कांग्रेस के बारे में ये कहा था, डफरिन के दिमाग की उपज है। ये कथन किसका था, ये कथन था लाला लाजपत राय का। लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल विभाजन किया था, लॉर्ड कर्जन, इसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था, इसने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में अपना सहयोग दे सकूं। ये कथन किसका है, ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और मेरी इच्छा है कि जब तक मैं भारत में रहूं तो मैं इसकी शांतिपूर्ण मौत देख सकूं कि कैसे समाप्त होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में अपना सहयोग दे सकूं, ये मेरी इच्छा है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था।
ठीक है भाई। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था मेंढक की तरह, मेंढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मेंढक जब वर्षा होती है तो वर्ष में एक बार मेंढक बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप प्रत्येक वर्ष में एक बार अधिवेशन कर रहे हो, वर्ष में एक साल में एक बार अधिवेशन कर रहे हो कांग्रेस का। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, गर्म नेता थे, तो एक बार वर्ष में टर्राने से, मेंढक है ना, मेंढक टर्राते हैं, वर्ष में कुछ नहीं मिलता, ऐसे ही एक बार अधिवेशन करोगे तो ब्रिटिश सरकार तुम्हारी कोई सुनने वाली नहीं है, वर्ष में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा एक बार टर्राने से। ठीक है, इन्होंने ये कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कथन किसका है? ये कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है। लास्ट कथन देख लेते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने कहा था स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा या समाप्त कर देंगे? महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है। और मेंढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में अपना सहयोग दे सकूं। ये किसका है? ये लॉर्ड कर्जन का है। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। जो लॉर्ड डफरिन है उनके दिमाग की उपज है कांग्रेस। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस कुछ सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्गों की प्रवक्ता है। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है ऊपर वाला। तो भाई कांग्रेस के बारे में इससे अलग और कुछ नहीं है मेरे पास। जो भी मेरे पास था, जैसा भी है, मैंने आपको बता दिया है। मुझ पे तो इतना ही आता है, बाकी आपको इससे ज़्यादा कहीं और पढ़ना है तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास जो भी था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है कांग्रेस के बारे में। इसके बाद हम जल्दी बंगाल विभाजन लेकर आएंगे क्लास में, एक क्लास में ख़त्म कर देंगे मेरा अनुमान है बंगाल विभाजन को। तो बंगाल विभाजन के बाद आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे ये मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, धन्यवाद।